Shall I start? आप सभी का बहुत Okay. बहुत स्वागत है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जनमन राजस्थान की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और हमारा सबसे पहला जो एपिसोड है वो एक ऐसे संस्थान के बारे में है, एक ऐसी बॉडी के बारे में है जिसका कंट्रीब्यूशन शायद इनफ जो है उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है। जब हम हमारे प्रियम्बल की पहली लाइन की बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस वी द पीपल ऑफ इंडिया को सर्व करने के लिए जो पब्लिक सर्विस की भावना है, उस ब्यूरोक्रेसी को ढूंढने के लिए, उस स्टील फ्रेम को ढूंढने के लिए जिस पर्टिकुलर बॉडी का कंट्रीब्यूशन है, जिन पब्लिक सर्विस कमीशन का कंट्रीब्यूशन है, उसी पब्लिक सर्विस कमीशन की श्रृंखला में Babu. हमारे प्रदेश की आरपीएससी भी जो है वो आती है। आज हम इसी आरपीएससी के बारे में बात करेंगे। और इस पर्टिकुलर मुद्दे पे हमारे साथ बात करने हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री ललित के पवार सर, जिनका जिनके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको मैं लिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा कहना गलत नहीं होगा कि उसके ऊपर भी एक अलग से सेशन रखा जा सकता है। जो सर का कंट्रीब्यूशन रहा है, जो सर ने अलग अलग मुकामों पर, अलग अलग पोस्ट पे जो सर ने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास थोड़ा सा रहा कि मैं कुछ चीज़ों को संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखूं। सर 1979 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। सर इसके साथ ही साथ आईएम अहमदाबाद के एलुमनाई रह चुके हैं। सर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्विस यूके में फेलो भी हैं। Currently, sir is serving as chairman of State Administrative Units Reorganization Committee राजस्थान। साथ ही साथ सर जो है जयपुर बेस्ड जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग, सर की जो क्रिएटिव थिंकिंग है, सर की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसको बड़ा परफेक्टली सर जो है नीति आयोग में एज अ स्पेशल इन्वाइटी सर जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इससे पहले भूतपूर्व में सर जो हैं आरपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। सर भारत सरकार में माइनॉरिटी अफेयर्स जो मंत्रालय है और टूरिज्म जो मंत्रालय है, दोनों में सर बतौर सेक्रेटरी सर ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। सर राजस्थान की जो आईएलटी स्किल्स यूनिवर्सिटी है उसके पहले वाइस चांसलर थे। साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री के सर जो है सचिव के तौर पे भी सर ने कार्य किया है। और इसके अलावा जो है कई सारी चीजें जो है, मतलब इतना सारा सर एग्जॉस्टिव लिस्ट है आपकी। इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सेग्रीगेट और उसको निकालना। लेकिन एक इसमें से जो चीज मुझे मेरे बड़े करीब है वो मैं आपको बताऊंगा सर, कि आप जब कमिश्नर राजस्थान स्टेट स्काउट्स एंड गाइड्स के जब आप कार्यरत थे सर, उस समय हालांकि हम लोग तो उसके बाद आए, तो मुझे इससे सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत के राष्ट्रपति से स्काउटिंग में मेडल पाने का सर। तो हम लोग आपके कार्यकाल के बारे में सुनते थे, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, तो वो मुझे पर्सनल लेवल पे बड़ा वो लगा सर, के एक पर्सनल Yes. नोट पे। इसके साथ साथ सर ने काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं वो भारत सरकार में बतौर सेक्रेटरी सर ने लॉन्च की है। सोजस मैगजीन मैगजीन जो है वो सर के कार्यकाल में जो है शुरुआत की गई। इसके अलावा सर जो है शिविरा मैगजीन के एडिटर रहे हैं। पधारो हमारे देश और जो राजस्थान टूरिज्म का लोगो है वो सर के टाइम में कंसेप्चुलाइज है, सर के जो है कार्यकाल में सर ने उसको कंसेप्चुलाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। Uh, thank you, Prasenjit ji, for सर a very charitable intro. सर Uh, I'm grateful to God and my parents and my teachers सर and my friends and well wishers for whatever little I could contribute. सर So over to you. Carry on, please. Thank you. होना सर, थैंक यू सर। तो सर बेसिकली आज हम जिस बॉडी के बारे में बात करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको आप उस पर्टिकुलर बॉडी को, उस संस्थान को आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा, जिस तरीके से आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो शुरुआत में सर मैं इसी चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि आप हिसाब से आरपीएससी की जो कल्पना हुई है, आरपीएससी की जो स्थापना हुई है, उसके रिगार्डिंग क्या आइडिया है, उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, आप इसको काइंडली अगर इलाबरेट कर पाए। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है सर और इसका उद्देश्य है गवर्नमेंट के सिस्टम के लिए अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स को स्क्रीन करके सेलेक्ट करना। सर और संविधान में इसका प्रावधान दिया हुआ है। और यूपीएससी और आरपीएससी, तो यूपीएससी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर एवरी रेस्पेक्टिव स्टेट। सो आरपीएससी का मैंडेट इज वेरी क्लियर: स्क्रीनिंग थ्रू अ प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 40 varieties of entry level jobs in the state government of Rajasthan. That's the mandate of RPSC. Yeah. सर सर, आप जब चेयरमैन सर आप नियुक्त हुए, तो उस समय कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। आपके जस्ट पहले जो है कुछ इश्यूज आरपीएससी में हुए, फिर आपको पर्टिकुलरली जो है अपॉइंट किया गया उसको करेक्ट करने के लिए।
आपने रिकॉर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, रिकॉर्ड टाइम में आपने सर वैकेंसी कंप्लीट करवाई थी आरपीएससी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 साल के अंदर सर। तो इसके अलावा भी सर कई सारे कंट्रीब्यूशन, तो आई वुड लाइक कि आप अगर उस पर इलाबरेट कर पाएं कि बतौर अध्यक्ष हाँ, आपके क्या उसमें रोल और आपका क्या कंट्रीब्यूशन। तो प्रसन्न जी, इसमें बेसिकली ये हुआ कि 31 जुलाई 2015 को मैं भारत सरकार से एज सेक्रेटरी टूरिज्म आई completed my innings in IAS. हाँ। Within 3 days, state government appointed me as chairman of the Rajasthan Public Service Commission. And जैसे ऑर्डर हुआ तो आई थिंक विद इन 2-3 days आई ज्वाइंट. सो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2015 आई ज्वाइन. मैं जब ज्वाइन किया तो आरपीएससी की जो रेपुटेशन थी वो ऑल टाइम लो थी. फॉर्मर चेयरमैन उस वक्त बेल पे थे, आज भी बेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बेल पे थे, और मोराल हमारी टीम का पूरा बहुत डाउन था. एंड इट वाज ए बिग चैलेंज. मैं शुरू में तो थोड़ा घबराया कि भाई ये कांटों का ताज है. सो मैंने ऑनरेबल सीएम मैडम, उस वक्त मैडम वसुंधरा जी थी, उनसे रिक्वेस्ट की, उनका साहब कहाँ मुझे यहाँ कांटों का, तो उनका नो, एज ए सन ऑफ राजस्थान दिस इज चैलेंज एंड यू हैव टू सेट इट राइट बिकॉज दिस इज क्वेश्चन ऑफ द लाइफ एंड करियर्स ऑफ 7 million यूथ ऑफ राजस्थान. 70 लाख से ज्यादा हमारा जो यूथ है वो आरपीसी की तरफ देखता है. Anyway, being a Marwadi and being a पक्का desert man, I took it as a challenge. और काम चूंकि मुझे छोटा मोटा अनुभव था, आई इसमें ऑलमोस्ट 36 ईयर्स का, तो उसको पूरा मैंने झोंक दिया. 14 स्टेप्स हमने लिए. ये 14 स्टेप्स मैं आपको 1 by 1 गिनाऊंगा. पहला स्टेप ये था रेस्टोरेशन तो मोरल ऑफ द टीम. उस वक्त जैसे कोई वो पाकिस्तान हार गया था ना 1971 में, और 94,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, उस तरह का माहौल था. बहुत ही, इसको अपन कह सकते हैं कि बुझे बुझे से और थे, पता नहीं कब क्या हो जाए. एवरीबडी वाज स्केयर्ड. So first task was my task was to restore the morale of my team at RPSC, officers and staff. तो मैं चूंकि मैंने एनसीसी की है, आई बीन ए फौजी माई सेल्फ इन दैट सेंस. सो मैंने उनको पहले पेप टॉक दी, और उसी स्टाइल में पूरी जो सर्जिकल स्ट्राइक, हाउ इज द जोश, यू नो दैट काइंड ऑफ, आई चार्ज देम. मैं जितने भी मेरे एम्प्लॉयज को मैंने कहा कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जम के काम करो, आई एम विद यू 24/7, और आप निश्चिंत रहना, आपको कोई कमी नहीं आएगी, और अपन इसको ठीक करके बताएंगे. पूरी टीम को मैंने पहले से इंस्पायर किया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेप टॉक. तो मैंने उनको पेप टॉक दी. सेकंड, क्रेडिबिलिटी को कैसे रेस्टोर किया जाए. स्टाफ को तो हमने मोटिवेट किया. स्टाफ एकदम कोई इंजेक्शन तो था नहीं जो जाके लगा दें. वो मोटिवेट हुए उन्होंने. हाँ, चूंकि मेरी रेपुटेशन थी कि मैं स्टाफ को साथ लेके चलता हूँ, सो प्राइमा फेसी दे वर कन्विंस्ड कि बंदा इस बार ठीक आया, लो लेट अस सी. बल्कि कई लोगों ने कहा हमारा सौभाग्य है कि आप मेरे पास आए, आप अजमेर आए हैं. खैर पहुंचे, और हमने पहले तो मोरल हाई किया उनका. दूसरा जो क्रेडिबिलिटी थी आरपीएससी की, उसको सुधारने के लिए 5-6 हमने कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए. तो नंबर 1 वाज दैट मोरल ऑफ स्टाफ, उसको ठीक किया. नंबर 2, क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए जाते ही मैंने एक टाइम बाउंड एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया. इन तारीखों में ये एग्जाम होंगे, और उसको अडेयर किया. तो ये प्लस, हाँ, तो अब सबको पहले से पता चल गया भाई इस साल कितने एग्जाम होने वाले हैं. Exactly, inspired by the UPSC model. Sure. So step 3 was the first was morale, second was credibility, third was time-bound exam calendar, fourth was I opened the door of my office. Anybody can meet at any time when I'm in office. Sure. So as a result, जितने भी youth और students, delegations, lecturers, parents जो भी आते थे, it was easiest to meet the chairman. So इससे क्या होता है कि सर अलाउ करें तो मैं एक चीज में जरूर एक एनेक्डोट बताना चाहूंगा. अभी रिसेंटली सर जब मुझे डैप सबमिट करना था, तो मुझे किसी ने बोला कि आप सीधा जाके चेयरमैन ऑफिस में जा सकते हैं. मैंने कहा ऐसा तो पहले कभी सुनने में आया नहीं था. लेकिन उस टाइम मुझे आपका एक एनेक्डोट बताया गया कि ललित के पवार सर से ये प्रैक्टिस जो है, एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर किया जा रहा है कि आप जाके मिल सकते हैं, और कोई काम है तो आप सीधे बात कर सकते हैं. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर. और मैंने ये 36 साल के आयुष में हमेशा लिखा है. इवन व्हेन आई वाज कलेक्टर जैसलमेर, मैंने बाहर लिखा होता मिलने का टाइम आपकी सुविधा अनुसार, यानी जो विजिटर आया उसकी सुविधा अनुसार आई एम अवेलेबल. आई वाज कमिश्नर जेडीए. आई यूज्ड टू होल्ड पब्लिक सुनाई एवरी डे एट 3 o'clock. 250-300 लोग रोजाना आते थे. सो दैट हैज बीन माय अप्रोच. ओपन द डोर, मीट एवरीबॉडी, यू विल गेट वेरी वैल्यूएबल फीडबैक. सो आई वाज मीटिंग द कैंडिडेट्स एंड मीटिंग ऑल पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी, एवरी स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द मीडिया. उससे एकदम लगा रवि नया शिविर ऐसा आया है
जो पर्दा नशी नहीं है, खुला होके बात करता है और आके पूरा अच्छी तरह से। तो दैट वाज फ्री एक्सेस टू विजिटर्स, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी। कई बार तो ऐसा हुआ कि धरना लगा तो मैं धरने पे जाके वहीं बैठ गया उनके सामने तंबू में ही, कि भाई क्यों बैठे हो। जब राजस्थान का यूथ धरने पे बैठ गया तो मेरा क्या काम, फिर चेयरमैन आरपीसी तो बिल्कुल ही फेल हो गया इसका मतलब। तो उससे उनको और कॉन्फिडेंस आया कि चेयरमैन साहब हमारी सुन रहे हैं। दूसरा मैंने ये किया कि जो टॉप के स्कॉलर्स थे हमारे राजस्थान के, बहुत सीनियर प्रोफेसर, अच्छी इंटेग्रिटी वाले, जिनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स बहुत हाई थे, उनको एनलिस्ट किया फॉर एकेडमिक जॉब्स लाइक सेटिंग ऑफ पेपर, कॉपी जांचने के लिए, ऑल दोस। तो वो टॉप के प्रोफेसर्स, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे थे जिनके ऊपर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। तो ऐसे प्रोफेसर हमने राजस्थान से छांटे। और जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज है कंट्री की, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, अलीगढ़, मद्रास, यानी टॉप 25-30 यूनिवर्सिटी थी, उनके टॉप प्रोफेसर्स को जो बिल्कुल प्रूवन इंटेग्रिटी के और एकेडमिक क्रेडेंशियल के थे, उनकी लिस्ट बनाई। और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप लिया, स्टेप 6 वाज ए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, जो आईजी, जो मेरे साथ पहले काम कर चुके थे, श्री बहादुर सिंह राठौर। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स मॉडल जीते हुए हैं। और लेट एंड ग्रेट भैरव सिंह जी शेखावत साहब जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनके ओएसडी थे। तो मैं उनको काफी सालों से जानता था। एंड ही आल्सो हिमसेल्फ इज ए पीएचडी स्कॉलर। तो आईपीएस पीएचडी विद प्रूवन इंटेग्रिटी एंड हार्ड वर्क। तो मैंने उनको एज ए डायरेक्टर विजिलेंस अपने पास रखा। और उन्होंने जो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं ऐसी राठौड़ी की कि मजाल किसी की कोई हिम्मत हो जाए, कोई भी जो फाउल प्रैक्टिस उन्होंने नहीं होने दी। तो मैं काफी क्रेडिट मैंने उनको डायरेक्ट विजिलेंस के रूप में फुल फ्रीडम दी, और उन्होंने नकलचियों को वगैरह को सब ठीक किया। दैट वाज वन स्टेप। फिर मीडिया को मैं फ्रिक्वेंटली बुलाता था, कोई भी पत्रकार, पत्रिका, भास्कर, जो भी है, जो भी मिलने आना चाहे, आए, मिल सकता है, और डोर वाज ओपन। तो एज ए रिजल्ट मीडिया के थ्रू पूरे राजस्थान भी मैसेज चला गया कि चेयरमैन सबसे मिलता है, अपनी बात करता है। राजस्थान पत्रिका ने हेडलाइंस दी कि फास्ट ट्रैक पे दौड़ी आरपीएससी। मैंने उसको कटवा के लेमिनेट करा के हर स्टाफ के ऊपर लगा दिया, देख लो 6 महीने के अंदर अंदर मीडिया क्या कह रहा है कि फास्ट ट्रैक पे दौड़ी आरपीएससी, और यूथ का वापस कॉन्फिडेंस लौट आया है। तो उससे हमारे स्टाफ भी बहुत खुश हुए। नेक्स्ट हमने किया टू बूस्ट द मोरल, जितने भी डीपीसी पेंडिंग थी स्टाफ की, उनको सबको थूक में प्रमोशन दिए। तो उससे उनका मोटिवेशन हुआ कि भाई हमारे प्रमोशन हो रहे हैं फटाफट। सो इंटरेक्शन मीडिया से ट्रांसपेरेंसी बनी। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जबरदस्त रखी है हमने। हर काम जो हम करते थे तो उसमें हम हमारे आईजी जो साहब थे राठौड़ साहब, उनको प्लस जो सीनियर प्रोफेसर थे उनको इन्वॉल्व करते, सीक्रेसी को मेंटेन करते, और कोशिश करते कि उन्हीं लोगों को काम दिया जाए जिनका कैरेक्टर और इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट है। उसके अलावा जो नेक्स्ट मैंने स्टेप लिया, स्टेप 9, वो ये था कि फॉर एनी फिजिकल प्रॉब्लम आई वेंट डिजिटल। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो परसेंटेज दी कि 110 एग्जाम मैंने कराए, उसमें से 100 एग्जाम ऑनलाइन थे। अब जब ऑनलाइन होंगे, पेपर छपेगा ही नहीं, तो आउट कैसे होगा। एंड आई हाइड द बेस्ट अवेलेबल think tank in the country. I personally visited IIT Delhi, stayed there for 3 days, personally visited BITS Pilani, and all those top in personally visited UPSC, stayed there for 6 days, understood, studied every system. Or before joining the IAS, I was a scientist with ICAR. I had the privilege of working with Dr. Swaminathan. So that scientific approach, learning from the best in the game and going for the best practices. So this is how I learned from BITS Pilani, from IIT Delhi, and from UPSC, and then incorporated all the systems in the free film. So that was going digital. So much so that the prelims result of RS prelims in 2016 came in 11 days. It has never happened for any exam in the country. अभी तक भी नहीं हुआ है सर, ये तो यूपीएससी में भी ये अप्लाई नहीं हुआ है सर। That is a national record. 11 days it was prelims result out. So much so that when I used to go for my evening jogging in the Patel Maidan of Ajmer, the candidates would come and jog with me and say, "Sir, थोड़ा धीरे निकालो, सब तैयारी का टाइम कम मिल रहा है." On the contrary, पहले तो कहते थे कि और रिजल्ट बहुत डिले हो रहा है, फिर वो कहने लगे पूरा. So this is how we, because going digital was the crucial factor. Very important. Then one innovation which I introduced after consulting the top brains of the country was on-screen marking. On the laptop, the RS mains copies were evaluated by the senior professors on screen. It has never happened. So we took almost 3.5 million scans
300 professors were trained for 5 days how to do on-screen marking on the laptop. That Humongous task. eliminated all favors, and so much so, Prasenjit, that UPSC chairman Mr. Deepak Gupta came personally to see Sir. what we have done. And then he invited me and my senior member, Mr. Shiv Singh Rathod, to make a presentation to all chairmen of the State Public Commission, go Rajasthan Public Service Commission way, and go digital and do on-screen marking. It will eliminate all ill practices of overscoring, underscoring, sifarish, and everything. So that is, we were first in the country, any state commission, to go for what you call OSM, on-screen marking, and it has resulted in the good, and now RPC is back on the track. Now it is headed by the DG Police, ex-DG Police, Mr. Sahu, and they have retained my same system which I introduced, all those reforms. So my one word was, for any problem physical, go digital. This was one on-screen marking. Then what I did was, there were 3,000 writs pending in the Rajasthan High Court. And High Court was very upset with RPSC. So I personally, as chairman, appeared in High Court, pleaded my case, convinced the division bench of High Court, led by Justice M.N. Bhandari and Justice Shiv Kumar Sharma Sahab, and assured them that RPSC is going to be the state best commission in the state in 6 months. And I convinced the court that all those professors who have not done their job properly, they have been blacklisted. The money paid to them by way of fee has been recovered, and submitted a list to them. So they were so convinced that whatever stays were there, all stays were vacated. And as a result, in my stay of 2 years, I am very happy to say, by God's grace and with my teamwork and with the support of the state government and police and everybody, we selected almost 45,000 young people through 29 exams, 29 categories of exams, and everybody joined. Not a single stay was there. So I used to plead myself, and I used to maintain excellent relations with the judiciary and also with the government. Next point was the government. Communication channel with government, with UPSC, with everybody was open. And my state government supported me to the hilt. And so much so that in the Council of Ministers meeting, Honorable CM, former CM Madam Vasundhara ji, in a council meeting, discussed that RPSC doing very well, and they conveyed their thanks to, and Mr. Rajendra Rathod Sahab conveyed to me कि भाई आज आपकी RPSC के बारे में अच्छी बातें हुई और हम लोग बड़े निश्चिंत हो गए हैं. And so these were the what you call 14 steps that I've taken. I have enlisted them, and there are many more, but these are the point by point bullet points was there, and as a result now, all those systemic changes, they are still there. Secrecy is maintained, confidentiality is maintained, and I think now with the new head, who is very, very competent and beyond any, what do you call it, unimpeachable integrity, he will take RPSC to new heights. Wonderful, sir. बहुत ही, I mean, such great steps, sir. तो आपका जो last point था, उसी से I want to continue. Like, if we take your appointment, if we take current chairman's appointment, तो ये appointments, sir, visibly people get it कि भाई merit basis पे हुए हैं. Visibly people get it कि influence इसमें जो है political level पे इतना नहीं हुआ होगा. But ये कहीं ना कहीं RPSC के majority appointments are good, sir. But कभी-कभी मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं influence of politics, influence of other factors apart from merit, जो अपॉइंटमेंट में होती हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर, एंड उसको हाउ डू यू थिंक वी शुड गो अबाउट इट सर? Yeah, it's a very sensitive point, sir, and with due regards to everybody concerned, I would like to submit on record here कि जहां तक संभव हो, अगर राजस्थान सरकार जो अपॉइंट करती है मेंबर्स और चेयरमैन, कई बार उनको मजबूरी में सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है. जैसे आरपीएससी में 7 मेंबर्स और एक चेयरमैन, 8 है. तो आपने देखिए पिछले 20 साल 30 साल का ट्रेंड देखिए कि जो 8 होते हैं, 7 मेंबर्स और एक चेयरमैन, नॉर्मली 8 अलग अलग जाति से होते हैं. ऑल सेगमेंट्स, यानी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, राजपूत, ब्राह्मण्स, जाट्स, ऑल. So, which is in a democratic functioning, which is legitimate, everybody should get a representation. So I'm not against that. But my submission to all powers that be would be, please go for social engineering, no issues. But suppose you want to select a person who should be a member from ST or SC or OBC,
please select the best available from that lot. Right. That should not be compromised. You can go for social engineering without compromising on the quality. Unfortunately, there have been some cases, I will not quote the names, Sure. where they represented the category all right. But then when it came to the integrity and it came to the academic credentials and administrative competence, they left much to be desired. Sure. And this is what resulted in the decline. So Sure. my submission is to all our political executives, by all means, please go for social engineering. Sure. But कोशिश करें कि जिस सेगमेंट से आपको लेना है उसका बेस्ट अवेलेबल रहे, उसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें. Right. दैट्स माय सजेशन. सर राइट सर. इसी के साथ एक और इशू जो अक्सर हाईलाइट होता रहता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं, उनके मन में इस चीज़ को लेकर काफ़ी अनिश्चित स्थिति रहती है. जो इरेगुलरिटी इन एग्जाम्स कभी कभार हमको देखने को मिलता है. जैसे स्पेशली आपका रिकॉर्ड है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है. इट्स बीन सो मेनी इयर्स सर, लेकिन वो एक साल में रिकॉर्ड जो एग्जाम करवाने वाला है, तो वो हमें अब इतना अब ऑल्दो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ऑल्दो कैलेंडर जारी हो रहे हैं, बट कभी कभार स्टूडेंट्स की वजह से, क्योंकि हमने लास्ट एग्जाम में देखा तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, कभी कभार जो है कैलेंडर जारी ना करने की वजह से एक अनिश्चित स्थिति है सर. इरेगुलरिटी है, एग्जाम्स कब होंगे, कितने टाइम ड्यूरेशन में होंगे, उसके रिगार्डिंग जो है क्लैरिटी एज सच नहीं है सर. इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे इंश्योर किया जाए इसको, और स्टूडेंट्स के मन में कैसे इसको लेके एक पैसिफिसिटी आए? इसमें क्या होता है कि जब पेपर सेट होके आता है सर. तो वो प्रोसीजर बड़ा बड़ा सिस्टमेटिक और कॉन्फिडेंशियल है. और वो पेपर पब्लिश हुआ, एग्जाम दिया बच्चों ने, अब उसके आंसर की जब निकालते हैं तो आंसर की को लेके कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं. हाँ. और उसको लेके काफी लिटिगेशन होता है. उस लिटिगेशन होने से वो एग्जाम पूरा प्रोसेस डिले हो जाता है. यही बात मैंने हाईकोर्ट को कही थी कि उन प्रोफेसर साहिबान ने जिन्होंने कंफ्यूजिंग आंसर की दी और उसकी वजह से लिटिगेशन हुआ और उसकी वजह से हमारा सारा कैलेंडर डिरेल हो गया, हाँ. एक एग्जाम अटक गया. एक एक क्वेश्चन पे लेके होता क्या है, जब जैसे हम कट ऑफ वेबसाइट पे डालते हैं हाँ. तो जो बंदा रह गया है आधा नंबर से या एक नंबर से, वो सोचता है कि अगर ये क्वेश्चन गलत सिद्ध हो जाए तो मैं अंदर आ जाऊं. हाँ. तो उनका नाम मैंने रखा था छेदी लाल. तो वो हाँ. हमेशा उसमें छेद ढूंढते हैं कि हाँ. कहीं कोई लूप होल हो तो मैं उसको लेके और लिटिगेशन कर दूं. तो करीब करीब 3,000 रिट्स पेंडिंग थी, जिसमें से गुड नंबर वर ऑन क्वेश्चंस. ये 3 क्वेश्चन खराब है, ये 5 खराब है, 3 खराब, ये. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हाई क्वालिटी प्रोफेसर्स, वेरी सीनियर एकेडमिशियंस एंड ठोक बजा के अपन आंसर दें, तो कोई एम्बिगुइटी आंसर्स में नहीं हो. हाँ. क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाए कि उसका आंसर और कोई हो ही नहीं सकता, कि जब एम्बिगुइटी होगी तो उसमें चांस मिलता है. नंबर 1. नंबर 2, गो द यूपीएससी वे. क्वेश्चंस विल बी मोर एनालिटिकल एंड लेस एम्पिरिकल, जिसमें डेटा और वो फिगर्स और ईयर्स नहीं हो. तो अब धीरे धीरे आरपीएससी उसको अडॉप्ट कर रही है. तो आप देख लीजिए यूपीएससी में आज तक कोई इतना लिटिगेशन नहीं हुआ है, कोई स्टे नहीं हुआ, बिकॉज उनके जो जवाब हैं पार्टली एम्पिरिकल होते हैं बट लार्जली दे आर व्हाट यू कॉल एनालिटिकल. पैसेज होते हैं, आपको समझ के देखना पड़ेगा, पूरा होगा. सो दैट्स द मेन इशू. लिटिगेशन अब काफी कम हुआ है. और अगर अपन हाई कैलिबर के एकेडमिशियंस को जोड़ेंगे और उनको एक कैटेगरी कह दें कि आपकी जो की बनाए वो अनएम्बिगुएट होनी चाहिए ताकि लिटिगेशन कम हो, तो इट इज पॉसिबल. तो ये आपने एक रेगुलरिटी के रिगार्डिंग आपने जो चीज़ें क्लियर करी, बट इसी से जो एक रिलेटेड क्वेश्चन है, एस्पेक्ट है, दैट इज पेपर लीक का. ऑल्दो वो उसमें हमें जो है इतना ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है उस चीज़ में, और वो चीज़ हार्डली कभी सुनाई देती है. लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सर पास्ट में ऐसे हुए हैं, जैसे कुछ मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, उनके पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स पे कुछ एलिगेशंस लगे हैं, और वो चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे जनरेट हो. इसमें थर्ड पार्टी जो रोल एक हाईलाइट किया जाता है कि भाई पेपर सेटिंग, बिकॉज एक बहुत ही ब्रॉड प्रोसेस है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी रिलेटेड है, किस तरीके से वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो इस फंक्शनिंग को सर बेस्ट कैसे किया जा सकता है, मतलब ताकि इसमें लूपहोल्स मिनिमाइज हो सके सर? बिल्कुल, जो आपने ये बताया पेपर लीक का, तो इसमें हम लोग प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते थे. मैंने आईजी साहब को और पूरी टीम को कह दिया था कि भाई 5-6 गैंग्स आइडेंटिफाइड थी जिनका काम ही पेपर लीक करवाना था. गैंग ए, गैंग बी, गैंग सी, नाम मैं नहीं लूंगा. तो हम एग्जाम से 2 महीने 2.5 महीने पहले जो एडिशनल डीजी एटीएस एक्शन, जो एडवांस टास्क फोर्स वगैरह है, उनको जाके हमको ब्रीफ करते कि एग्जाम हमारे आने वाले 5-6 बड़े सेंसिटिव एग्जाम हैं और ये गैंग ऑपरेट करती हैं. उनके जो गैंग लीडर्स है जिनका पहले से हिस्ट्री शीट थी, उनको हम पहले प्रिवेंटिव अरेस्ट करवा देते थे. तो प्रिवेंटिव अरेस्ट नंबर 1. नंबर 2, सीक्रेसी ऑफ द पेपर प्रिंटिंग.
नंबर 3, अगर आप सारा एग्जाम ऑनलाइन करेंगे तो पेपर छपेगा ही नहीं, तो आउट कैसे होगा? राइट। बट ऑनलाइन सारे एग्जाम नहीं हो सकते, क्योंकि ऑनलाइन के लिए यू नीड वर्क स्टेशन। तो राजस्थान में बहुत ज्यादा वर्क स्टेशन नहीं है, 15,000 से ऊपर जैसे कैंडिडेट जाते हैं, ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। मैंने पूरा सर्वे किया था, सारी यूनिवर्सिटीज को जोड़ा, तो वहां के लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। तो आज भी 5-6 एग्जाम जिनको ऑफलाइन जाना पड़ता है। जब ऑफलाइन जाना पड़ेगा तो इसमें ये सारी बातें अपन ध्यान रखें। नंबर 1, कि अपन कोशिश करें कि वो कहाँ छप रहा है किसी को पता नहीं हो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो, प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाए, और साथ ही साथ कोशिश करें कि पेपर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीटली सीक्रेट रहे। इट हैज टू बी ऑपरेशन ऑन द स्टाइल ऑफ CIA और RAW, ना इस तरह का वो होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियल मेंटेन हो। और जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है, अगर अभी ये सिस्टम्स काफी ठीक इम्प्रूव हो रहे हैं, काफी ठीक है। और जो, हाँ, और उनको भी पता चल जाए, हमारे कैंडिडेट्स को भी और गैंग्स को भी, सबको भी, कि भाई अगर पकड़े गए तो पूरा एग्जाम रद्द होगा। SI की राइट। अपन देख ही रहे हैं ना। सर देखिए एग्जैक्टली। SI में कितना कितना लिटिगेशन हो रहा है। तो आई थिंक धीरे धीरे ये सिस्टम इम्प्रूव होगा। आज तक यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक हुआ? तो यूपीएससी मॉड्यूल को अपन फॉलो करें। सर। वो मॉड्यूल क्या है अपन पब्लिकली नहीं बता सकते, बट इट्स अ सर। वेरी गुड मॉड्यूल, सर। एंड आई हैव फॉलोड इट, एंड दैट्स व्हाई मैंने 110 एग्जाम कराए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सर तो सर रिकॉर्ड है बाई आपका, सर गॉड उसको ग्रेस। टाइम कंप्लीशन में भी 1 साल में कराना, अभी तो मतलब थोड़ा सा उसको बिलीव करना भी मुश्किल हो जाता है कि 1 साल में एज इट इज मैंने पॉसिबल RS भी। की 2 बैच निकाला। आई वाज सर। चेयरमैन फॉर 2 years एंड वी एग्जैक्टली हैड सर। सेलेक्टेड 2 बैचेस। यस। सर तो इसके साथ एक चीज, एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अगर पेपर वगैरह सब चीजें सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, फिर इंटरव्यू स्टेज की अगर बात करते हैं तो उसमें जैसे हम मेंबर्स की बात करते हैं तो करंट जो 2011 से स्ट्रेंथ है दैट इज 1+7 सर। उसमें जनरली हम देखते हैं कि वैकेंसी काफ़ी रहती है। वैकेंसी की वजह से इंटरव्यूज जो हैं वो काफ़ी महीनों तक चल जाते हैं। जो फंक्शनिंग है आरपीएससी पे उस पर भी आई एम श्योर कुछ इम्पैक्ट उसका रहता होगा। तो ये वैकेंसी क्यों होती है, इसको फिल करने में क्या कंपल्शन है गवर्नमेंट के, और अगर ये फुल कैपेसिटी पे फंक्शन करे तो इस करेक्शन से काफ़ी सारा जो फंक्शनिंग है उसमें एफिशिएंसी आ सकती है सर आई गेस। यस, आप सही कह रहे हैं। आई वॉज लकी बिकॉज मेरे पास फुल फुल स्ट्रेंथ थी। हाँ। तो मेरे पास जब फुल स्ट्रेंथ थी तो हम 4-4 बोर्ड भी हमने एक दिन में चलाए हैं। हाँ। 4-4 बोर्ड चलाए हैं, 5-5 बोर्ड भी चले हैं। हाँ। बिकॉज मैं खुद भी बोर्ड में बैठता था, और हमारे साथ आई हैड फुल फुल स्ट्रेंथ ऑफ 6 मेंबर्स, तो 6+1 था। और कारण क्या है कि जब कोई भी वैकेंसी आती है वहां पे, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर रहता है। अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स का प्रेशर रहता है कि हमारे बंदे को मेंबर बनाओ। तो उस प्रेशर में कई बार सोशल इंजीनियरिंग, काउंटर प्रेशर्स एंड काउंटर हाँ। प्रेशर एंड प्रेशर्स। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं किसको लें किसको नहीं लें। और आप जानते हैं डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में कोई भी डिसीजन स्टेट टाइम तो होने के, जो राजू साहब ने कह दिया वो फाइनल है। हाँ। प्रजातंत्र है, सबको कंसल्टेट करना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। इस प्रोसेस में वो डिले होता है। हाँ। और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये रहेगी कि पहले से नोटिफाई कर ले, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली 4-5 महीने में आने वाली है। तो पहले से वो शॉर्टलिस्टिंग करके जो भी प्रेशर काउंटर प्रेशर है उनके लिए एनफ टाइम दे दें, हाँ। ताकि जो फाइनल सेलेक्ट होके एक दिन भी वैकेंट ना रहे। तो ये हमारा, हमें इंश्योर करना चाहिए। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी ये रहेगी कि सब एडवांस में प्लानिंग करके आपको जो भी सोशल इंजीनियरिंग करनी है वो करें, ठोक के उसको वेरीफाई करें, क्रेडेंशियल्स को चेक करें। बट जब जैसे रिटायर होने वाला हो, उसके होते ही नेक्स्ट डे ऑर्डर निकल जाए, हाँ। तो उससे आपका देखना काफी बैकलॉग क्लियर हो जाए। हाँ। दैट्स द मैकेनिज्म। हाँ। शुड वही बी सर। लाइक इन यूपीएससी। हाँ। यूपीएससी में आज तक कभी कोई भी वैकेंसी 10-15 दिन से ज्यादा नहीं रहती, बिकॉज सर। प्रोसेस पहले ही शुरू हो जाता है। चलिए। और इसीलिए आप देखिए यूपीएससी हमेशा सारा शेड्यूल टाइम पे मेंटेन करती है। सर तो वेकेंट पोस्ट के रिगार्डिंग आपने जो गवर्नमेंट का रोल बताया तो वो काफी करेक्ट है सर। उसके उसी के साथ साथ जब आरपीएससी की ओवरऑल फंक्शनिंग की सर बात करते हैं, गिवन दैट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस है। लेकिन गवर्नमेंट का उसके फंक्शनिंग में हम क्या रोल देखते हैं सर? कभी कभार ऐसा लगता है कि डिसीजंस गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके और आरपीएससी के बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग रहती है, और कैसे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस स्टेट गवर्नमेंट पे कि किस तरीके से वो फंक्शनिंग रहती है सर, उसके बारे में अगर आप इलेबोरेट कर पाएं। और यस तो यस, वो मैं आपके आपके इस मंच के माध्यम से राजस्थान की पूरे यूथ को और पूरी पब्लिक को भी बताना चाहूंगा तो, कि आरपीएससी चूंकि संवैधानिक संस्था है, तो कंप्लीटली फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। तो, मैं 2 साल रहा, मेरी फंक्शनिंग में कभी किसने कोई इंटरफेयर नहीं किया। कंप्लीट उसमें इंटरफेयरिंग है, बल्कि गवर्नमेंट से हमको सपोर्ट ही मिलता है पूरा।
सपोर्ट मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, आप हमेशा गवर्नमेंट को ब्रीफ किए रखें। व्हेन आई से गवर्नमेंट मीन्स चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, आप उनको ब्रीफ किए रखें व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। सो though you are not supposed to report to them, but you have to brief them because they are the government. एंड आपको गवर्नमेंट से बजटरी सपोर्ट भी चाहिए, गवर्नमेंट से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए। आफ्टर ऑल वी मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर स्टेट, वी आर नॉट अवे फ्रॉम द स्टेट। सो वो एक कोऑर्डिनेशन आई ट्राई टू मेंटेन, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ द डे। जब मैं था चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी डीओपी, एंटायर ब्यूरोक्रेसी का और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फुल सपोर्ट था। और डे टू डे इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है, आप स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। और इसलिए उस ऑटोनॉमी का ही मैंने फायदा उठा कि फुल स्पीड से काम किया। और ये ऑन स्क्रीन मार्किंग जैसे जो अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन है, अगर मैं गवर्नमेंट से पूछता कि मैं ऑन स्क्रीन मार्किंग करती हूँ तो शायद कभी नहीं होता। 25 तरह के उसमें क्वेरीज आती। तो ये फंक्शनल ऑटोनॉमी आज भी है। आई कैन टेक माई डिसीजंस एज ए चेयरमैन आरपीएससी एंड नोबडी विल इंटरफेयर। राइट। तो इसी के रिलेटेड एक जो चीज़ फंक्शनिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, स्पेशली इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंटरव्यूज में जो डिस्क्रिशन की बात है, इंटरव्यूज में जो एक जनरल एक परसेप्शन रहता है या डाउट रहता है, इंटरव्यू में डिस्क्रिशन जो मार्क्स को लेके, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है, उसमें कभी कभार जो है माल प्रैक्टिसेस के भी कुछ इंस्टेंसेस की बात सुनने में आती है। तो उसके रिगार्डिंग आप कितनी सच्चाई देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलर डाउट्स रहते हैं सर, वो उस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो वो कितने हद तक सच है और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं सर? अभी जो सिचुएशन है उससे और कैसे बेटर किया जा सकता है? इंटरव्यू के बारे में यूपीएससी मॉडल को आरपीएससी फॉलो करती है। और हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन साहब थे डॉक्टर एमएल कुमावत जी, जो खुद सीबीआई में काफी साल सीबीआई में रहे और डीजी पुलिस रैंक से रिटायर हुए थे, वो हमारे चेयरमैन थे। मेरे से पहले वो चेयरमैन थे सीनियर। उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे, चूंकि वो सीबीआई में काम कर चुके थे कुमावत साहब, तो उन्होंने, और उससे पहले देवेंद्र सिंह जी काम कर चुके थे, तो ये 2-3 ऐसे चेयरमैन रहे जिन्होंने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स किए। और बीइंग बैकग्राउंड ऑफ सीबीआई, तो उन्होंने जो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए और सीक्रेसी के जो सिस्टम्स कुमार साहब ने इंट्रोड्यूस किए थे, हमने उनको फॉलो किया और लागू किया। कैंडिडेट जब बोर्ड में जाता है अंदर, तो उनके पास सिवाय एकेडमिक रिकॉर्ड के, डेट ऑफ बर्थ के, बाकी कोई ज्यादा डिटेल्स होती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेंबर्स को और जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनको आरपीएससी से ब्रीफ किया जाता है कि आप पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और जाति धर्म या इस तरह का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको क्वेश्चन जो पूछने हैं वो what they call interviews. What is interview? Interview is basically judging the personality, whether he or she is suited to be a public service officer or not. ज्यादा नॉलेज टेस्ट करने के बजाय उसके एप्टीट्यूड को, उसके आर्टिकुलेशन को, उसके एनालिटिकल अप्रोच को, उसको अपन इसको असेस करें। सो ये जो सिस्टम फॉलो हो रहा है, जो यूपीएससी वाला फॉलो हो रहा है, किसी मेंबर को पता नहीं कि आज वो कौन से बोर्ड में बैठेगा। इट्स बाय रोटेशन एंड यू नेवर नो, एंड इट्स रैंडम। ओनली चेयरमैन वुड नो कि कौन सा कैंडिडेट किस बोर्ड में जाएगा। दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट। सो आई वुड से विद कॉन्फिडेंस that there is an element of complete secrecy and transparency, and the experts are called by rotation. They are persons of impeccable integrity, and like UPSC, if you follow the UPSC module and also the modules and the reforms introduced by people like our ex-chairman Sri ML Kumarji, I think we can ensure, and that's why the confidence we can restore of the youth of Rajasthan. Very insightful, sir. Very insightful. ये हमने पर्टिकुलर इंटरव्यू के सेंस में बात करी। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि सर मेंस के रिगार्डिंग एक जनरली एस्पिरेंट्स में रहता है कि बिकॉज मेंस अल्टीमेटली सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें बहुत सारे जो इवैल्यूएटर्स हैं उनका रोल रहता है। तो उसमें कुछ ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि अक्रॉस सेंटर्स कुछ ना कुछ एक वेरिएशन देखने को मिलता है। पेपर चेकिंग में जो सब्जेक्टिविटी है या जो डिस्क्रिशन है, उसमें शुरुआत में जो पेपर चेक होते हैं उसमें थोड़ी मार्किंग जो है वो लिबरल होती है, बाद में थोड़ी सी टफ मार्किंग हो जाती है, या अलग अलग इवैल्यूएटर्स उसको कैसे चेक करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपका सर क्या ओपिनियन है और इसको बेटरमेंट की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है? व्हाट आर योर सजेशन सर? Yeah, so it should be what you call is centralized. वही मैं बात कर रहा, जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है, it is always centralized. It's a UPSC model where professors are invited from all over the country in a very confidential way. Copies are given to them, and for 3-4 days when the evaluation is on, they are not supposed to go out of the campus. You know, that kind of secrecy is maintained, and since it is, and then you have supervisors.
You are the main examiner, then supervisor, then there are supervisors who are supervising the supervisors, level tech sites. So then you can because there are no different professors sitting at different places in Rajasthan. No, they are all centralized. That is the beauty of what you call is on-screen marking, where there is no need for any variation, there is no scope for any variation, and you have senior professor overlooking the functioning of junior professors while they are evaluating it. Right. So I think OSM can be a good choice, and that's why RPSC is continuing. I was there in RPSC from 15 to 17, Sure. 2 years, now 17 till 2025, 8 years. The same systems are continuing. Sure. And that's why you can see that earlier you had to get, हमको बहुत शिकायतें आती थी पेपर में गड़बड़ी हो गई, जांचा गलत था या हमारा कैलकुलेशन सही नहीं था, बट अब वो धीरे धीरे. And the best part, Prasenjit, about this is the entire OSM mechanism on skill marking is RTI compliant. Sure. So any candidate can Bilkul, sir. seek the photocopy of answer sheet and how it has been evaluated through RTI. So entire system is RTI compliant. उससे ज्यादा. तो सर अगला क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली जो है कुछ सालों पहले देखा गया, 2 ऐसे केसेस हुए जहाँ पे फॉर्मर मेंबर्स का अरेस्ट हुआ. तो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर पीपल इन जनरल और एस्पिरेंट कम्युनिटी के लिए. तो उससे एक थोड़ा सा जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है उस पर कहीं ना कहीं एक डेंट आया सर. ऑल्दो इतने इंसिडेंट्स अब नहीं है, पर आप उसको कैसे देखते हैं और कैसे उस चीज को मिनिमाइज किया जाए? बस वो फंडामेंटल वही है प्रसन्नजीत कि अगर आप आरपीएससी मेंबर्स और चेयरमैन पर्सन ऑफ स्टेचर, इंटेग्रिटी, ठोक बजा के लें, सोशल इंजीनियरिंग करते हुए, you look after the interest of SC, ST, OBC, minority, general, MBC, everybody, no issues. But best select करें persons of integrity. तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज 2 मेंबर जेल में बैठे हैं. और अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा रही और पूरा सबका अच्छा सहयोग रहा कि जो मेरे से पहले थे वो बेल पे हैं और बाद में हैं वो जेल पे हैं. तो क्यों हुआ ये कि अगर आप अपने काम को इंटेग्रिटी से और मेहनत से करेंगे तो इस तरह की नौबत ही आनी चाहिए. और वास्तव में ये हम सबको बहुत दुख है इस बात का कि आज हमारे मेंबर्स को बेल तक नहीं मिल पा रही है. वो इसलिए कि प्राइमा फेसाई माननीय जो न्यायपालिका है वो कन्विंस नहीं है कि ये निर्दोष हैं. तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है, तो इसलिए वो बेल नहीं दे पा रहे हैं. तो ये हम सब के लिए है. और इसीलिए जो प्रेजेंट चेयरमैन साहब को भी अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने, तो मैं गवर्नमेंट को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत ठोक बजा के बहुत मैन ऑफ कैरेक्टर, इंटेग्रिटी एंड विजन को किया है. तो वापस कोशिश हो जाएगी कि अच्छी तरह से पूरा. और फिर भी मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेंबर्स अपॉइंट करें वो पर्सन्स ऑफ हाई स्टेचर और इंटेग्रिटी हो, ताकि वो किसी टेम्पटेशन में नहीं है और इस तरह की स्थितियां वापस नहीं बनी. वेरी ट्रू. बड़ा वो इट फील्स वेरी बैड सबको भी बहुत जनरल तौर पे, और जो तैयारी कर रहे हैं सर हम सबको, इवन आई फील बैड हैविंग पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. बिल्कुल सर. तो नाउ द एलिफेंट इन द रूम सर, जो आजकल चर्चा का जो है मुद्दा बना हुआ है, ऐसा ही वैकेंसी वाला. उस पर जो कोर्ट का व्यू था, एसओजी का जो व्यू था, उसके बाद गवर्नमेंट का जो पर्टिकुलर एक स्टैंड है, आप इसको सर किस नजरिए से देखते हैं? और ऐसी चीज जो है किस तरीके से नहीं हो आगे, उसके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत चिंता की बात है कि सब इंस्पेक्टर जितने सेंसिटिव एग्जाम के लिए इस तरह के एलिगेशंस आए हैं, तो उसकी जांच हो रही है. और मैं बधाई देना चाहूंगा पुलिस डिपार्टमेंट को, खासतौर से जो एडीजी वीके सिंह साहब हैं, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और अभी तक 250-300 लोगों को पकड़ चुके जरूर नकल की. मेरी व्यक्तिगत राय ये है, आई मे बी रॉन्ग, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि सिर्फ 250-300 के पीछे हम हजारों की अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं कर सकते. और यही गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को कहा है कि सब जो बैड फिशेस हैं, ये जो गंदी मछलियां हैं, उनको चुन चुन के हम निकाल रहे हैं. बाकी पूरे एग्जाम के प्रोसेस को अपन एक ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा. बाकी फाइनल व्यू तो माननीय न्यायपालिका लेगी. मेरी निजी राय है कि जो गवर्नमेंट ने व्यू दिया है कि पूरे एग्जाम को कैंसिल करने के बजाय हम जो जिन्होंने माइल प्रैक्टिस की हैं उनको बाहर करें तो बेटर रहेगा, ताकि वो मारवाड़ी में जैसे कहते हैं ना कि सूखों के साथ गीले भी नहीं बढ़ जाएंगे, सूखी लकड़ियों के साथ कहीं बेचारे गीले भी नहीं चल जाए. तो अपने को ध्यान रखना चाहिए, इसमें बैलेंस अप्रोच करना और कोशिश करें कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, भविष्य में ये पेपर लीक इस तरह की कोई बातें नहीं हो. और ये जो अब जैसे नकल को रोकने के लिए हमने किया जमर्स लगा दिए थे,
जो भी एग्जाम सेंटर्स उस पर जमर लगा दी तो मोबाइल काम ही नहीं करेगा। जब मोबाइल काम ही नहीं करेगा तो कैसे करेगा? इसी तरह से क्वेश्चंस को रेंडमाइज करते थे, आंसर्स को रेंडमाइज करते थे। आप चाहकर भी नकल नहीं कर सकते। यानी जब हम ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं, मान लीजिए कोई पड़ोस वाले से पूछना भी चाहे कि भाई बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है, मान लीजिए वो था भाई भारत की राजधानी क्या है, तो वो क्वेश्चन 5 कैंडिडेट ए के पास तो भारत की राजधानी का है, और पड़ोस में जो बैठा है उसका क्वेश्चन 5 है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो गलती से उसने कह भी दिया तो पता चला वो भारत की राजधानी हैदराबाद दिख रहा, क्योंकि वो गलत सिस्टम हो जाएगा ना। राइट सर। तो इस हद तक ट्रांसपेरेंसी करेगा, आंसर रेंडमाइज, क्वेश्चन रेंडमाइज। और हम तो यहाँ तक करते थे कि जैसे ही जिस दिन पेपर होना है पूरा कमीशन हम बैठते थे, और मान लीजिए 9 बजे पेपर खुलेगा सेंटर्स पे पूरे राजस्थान में, तो हम 9 बजे कमीशन में उसको खोलते थे और सारे मेंबर उसको देखते थे, और फिर 1 बाय 1 पूरी फीडबैक लेते थे। खुद हमारे मेंबर चेक करते थे, चेयरमैन आरपीसी मैंने खुद जाके पेपर चेक किए, आईजी मैडम थी हमारी मालिनी अग्रवाल जी, वो खुद जाके चेक करती थी, जबरदस्त विजिलेंस करते थे, कोई नकल नहीं होने दी इसलिए और कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मतलब वो कहते हैं इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ योर लिबर्टी एंड सक्सेस। सिस्टम हो सकता है, इट्स डूएबल, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस प्रसन्न जी, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स डूएबल एंड एवरीबॉडी हैज डन इट, यूपीएससी इज डूइंग इट, आरपीएससी ने भी पहले बहुत किया है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में अनफॉर्चुनेटली हुआ, बट मुझे पूरा विश्वास है नाउ वी आर बैक टू द गुड ओल्ड टाइम एंड गुड ऑन बैक टू द ट्रैक्स। वेरी वेल पुट सर, बहुत बहुत अच्छे से आपने इसको डिस्क्राइब किया सर। तो एक जो अब पिछले एक दो वैकेंसी से स्पेशली एक जो अप्रोच में पेपर सेटिंग के अप्रोच में एक शिफ्ट नजर में आ रहा है, और किस तरीके से जो है आरपी से डिमांड कर रही है कि बच्चे जो है वो एनालिटिकल तरीके से, स्पेशली मेंस की बात करें, प्रीलिम्स में भी उस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपके नजरिए में क्या आरपीएससी का विजन है, आरपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, यूपीएससी के पैटर्न पे कितना जारी है, आपका क्या राय रहेगी सर जनरल तौर तो अभी लेटेस्ट पेपर जो आए हैं आरएस के प्रीलिम्स और मेंस वगैरह, सो इट्स a very healthy development and I appreciate the team at RPSC कि वो ज्यादातर एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालिटिकल और इससे के क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट लाइक यूपीएस, सो दैट्स अ गुड मॉडल, इसको कृपया फॉलो करें। एंड जब आपके पास एक सक्सेस स्टोरी है और एक एक जिसको आप एमुलेट कर सकते हैं, ऐसा एक रोल मॉडल है, एंड टू माय माइंड यूपीएससी इज ए रोल मॉडल, बिट्स पिलानी इज ए रोल मॉडल, जेई जो कराते हैं वो रोल मॉडल है, तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अपन फॉलो करें। तो मुझे पक्का यकीन है कि ये धीरे धीरे आप कोई इनोवेशन लाएंगे वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। अगेन मैं वही कोट करता हूँ, ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग वाज एन इनोवेशन, इट वाज एन अनऑर्थोडॉक्स डेयरिंग डिसीजन, बट नाउ इट हैज बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। तो उसकी वजह से पेपर जो कॉपियां जिसने में अब शिकायत नहीं बंद हो गई, जीरो। जबकि पहले शिकायत आती थी, लोग प्रोफेसर के घर पहुंच जाते थे, उसको ट्रैक करते थे आरपीएससी के कि लालू राम की कॉपी कहाँ गई, उसको ट्रैक करते, पता चला प्रोफेसर ए के पास गई तो उसके घर पहुंच जाते थे। अब तो आप ट्रैक कर ही नहीं सकते, और सारे प्रोफेसर अब वहीं आ रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड हो रहा है। सो आई थिंक इनोवेट करें, बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करें, डिजिटल हो, और साथ साथ में उसको रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, संस्थागत हो जाए। सो आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और राजस्थान के यूथ को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अब वो कहते हैं ना, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। आप तो खूब मेहनत के अपना काम करो एंड इट विल बी ऑन द ट्रैक। इसी में एज अ व्यूअर सर, एज अ क्या क्या कह सकते हैं कि एक देखने वाले के नजरिए से सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने जो वो 14 पॉइंट्स बताए वो एक तरीके से डायरेक्टिव के तौर पे अगर इशू हो जाए और एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए और परमानेंसी उसमें आ जाए, तो सर मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से, जिस तरीके से आपने एंटी करप्शन पे काम किया, एक साल के अंदर रिकॉर्ड वैकेंसी आपने जो इंश्योर कराई, और आपने डिजिटाइजेशन पे इतना फोकस किया, पेपर चेकिंग हो, इंटरव्यू के अंदर डिस्क्रिप्शन को मिनिमाइज किया, वो अगर डायरेक्टर्स के तौर पे अगर गवर्नमेंट उस पर जो है काम करे और जो है एक तरीके से इंस्टीट्यूशनली आरपीएससी उसको इम्प्लीमेंट कर दे, तो इट विल बी ग्रेट सर। सो एंडिंग नोट पे आपका क्या मैसेज रहेगा इन जनरल एस्पिरेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी एक ब्रॉड सेंस में भी सर आरपीएससी की तरफ से, उसके या फिर अलावा भी तो आपने जो बताया, जो 14 पॉइंट्स मैंने बताए थे जो रिफॉर्म हमने सर। किए, ये मैंने व्यास कमेटी को बताया था, जो हमारी राजस्थान सरकार ने आरपीएससी के रिफॉर्म्स के लिए व्यास कमेटी बनाई थी जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में। सो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, और व्यास जी ने मुझे कहा कि भाई आपका कार्यकाल सक्सेसफुल रहा है, स्वर्ण काल मानते हैं उसको आरपीएससी का, आपने ऐसा क्या किया था? तो उसमें मैं भी था, कुमार साहब भी थे, हम सब ने जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो उनको बताई, और व्यास जी ने अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी, और वो धीरे धीरे गवर्नमेंट को आरपीएससी के थ्रू लागू भी कर रही है। और तो ये तो बात थी कि रिफॉर्म्स करके उसको अच्छी तरह से सेट करें।
अब आते हैं आपका लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट ये है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं करीब 10 पॉइंट का, जैसे कहता है ना पूरा, जैसे हाँ। झंडू पंचारिस्ट होता है तो ये झंडू दशारिस्ट है, मतलब 10 हाँ। पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जो मैंने पहले से ही अपना होमवर्क करके लिखे हुए हैं कि अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, और चूंकि आरपीसी तो मैं छोड़ चुका हूँ, छोड़े हुए भी मेरे को 10 साल हो गए, मैंने 15 से 17 तक था, अब तो उसको 8 साल हो गए हैं, बट मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं खान क्लासेस में भी जाता हूँ दिल्ली में, मॉक इंटरव्यू के जो बोर्ड हैं उत्कर्ष में और जो दूसरे इंस्टीट्यूट उसमें मैं चेयर करता हूँ, और बच्चों को गाइड करता हूँ। मेरे पास घर पे भी बहुत आते हैं बच्चे, यूनिवर्सिटी हाँ। में बहुत आते हैं। हाँ। और अभी जो आरएस ऑफिसर सेलेक्ट हो जाते हैं, आई सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको ओटीएस में पढ़ाने भी जाता हूँ मैं। सो मेरा कनेक्ट अभी भी यूथ के साथ पूरा है, और मुझे अच्छा लगता है जब यूथ मेरे पास आके बात करता है, और उनको मैं अक्सर बताता हूँ भाई आरपीसी ने एक एक अच्छा सा एक कोट किया था, कितना डिफिकल्ट हो प्रॉब्लम, कितना कुछ हो, 100 सुनार की एक लोहार की बाकी पवार की। ये हमने वंडरफुल एक था। स्लोगन टाइप किया था कि 100 सुनार का मतलब प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करो, टक टक करके हाँ। एनालिसिस करो। हाँ। एक लोहार की मतलब क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, और फिर बाकी पवार के मतलब अनऑर्थोडॉक्स वे में उसको मारवा नहीं कर बसीड़ दो। हाँ। तो बसीड़ सकते हैं, इट इज पॉसिबल, बसीड़ा जा सकता है, हाँ। बट यू हैव टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क विच आई टुक फॉर OSM। इट वॉज ट्रू ए सर। ग्रेट रिस्क, इट कुड हैव बीन ए बिल्कुल डिजास्टर, सर। बिल्कुल सर। बट अगर आपकी नीयत साफ हो, टैक्स सेवी हो, मैं खुद भी टैक्स सेवी हूँ, मैं अपने मोबाइल पे ग्रोक इस्तेमाल करता हूँ, चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ, जेमिनी इस्तेमाल करता हूँ, जितने भी लेटेस्ट ऐप्स है उनको इस्तेमाल करता हूँ। यू हैव टू बी टैक्स सेवी, बिकॉज ये मेरा मानना है प्रसन्नजीत, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड, एंड इफ यू आर आउटडेटेड देन यू गो टू द स्टोर्स, देन you don't have it in the fields. 10 points which I wanted to submit to the my youth, youthful friends, जो young हाँ friends सर। हैं, जो आईएएस और आरएएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, 10 पॉइंट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहला, ट्रस्ट। आप ट्रस्ट करें जैसे आप यूपीएससी को ट्रस्ट करते हैं, वैसे ही आरपीएससी को ट्रस्ट करें। और मान लीजिए एक आध कोई ऊंच नीच हो भी जाती है, उससे पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं हो जाता है, पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं हो जाता, तो दैट इज एन एक्सेप्शन। आरपीएससी 100 एग्जाम करा चुकी, फिर 500 एग्जाम करा चुकी, उसमें से एक ऐसा ही में गड़बड़ी हुई जिसको अपन ने जांच करा के उसका भी ठीक कर लिया, बट बाकी 400 एग्जाम तो सही हुए। बिल्कुल तो ठीक है। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, एंड व्हाट इज द रूल, दैट नॉर्मली स्पीकिंग यू कैन ट्रस्ट यूपीएससी एंड आरपीएससी। क्यों, अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो आप मेहनत ही नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे यार यूपीएससी में कुछ होना तो है नहीं, आरपीएससी में होना है नहीं, मैं कैसे करूं। सो यू हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम, बिकॉज इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। आप आईएएस और आरएस बनोगे तो गवर्नमेंट भी तो आना है, और गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, दो, इट हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। सो काइंडली ट्रस्ट यूपीएससी आरपीएससी, दिस पॉइंट वन। पॉइंट टू, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ये आप मान के चलिए, जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं, आपके माध्यम से, आपके पॉपुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी। आईएएस आरएस बनने के लिए मिनिमम 10 से 12 घंटे मिनिमम, एंड बड़ी ढंग की अप्रोच आपकी जरूरी, हार्ड वर्क। तीसरा मैं कहता हूँ बी अपडेटेड, अपडेटेड से। तो देखिए भगवान ने जब इंसान को बनाया प्रसन्न जी, तो आप देखिए अपन आंखें बंद कर सकते हैं, अपन मुंह बंद कर सकते हैं, कान कभी बंद नहीं कर सकते। भगवान ने वो सिस्टम ही नहीं दिया। तो कान का मतलब ये कि आप कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, योर ईयर्स टू बी क्लोज टू द ग्राउंड, बी अपडेटेड in current affairs, be updated in national affairs, be updated in technological affairs, be updated in every sociological economic effect, updated रहो। मेरा अभी भी मानना है कि अभी मुझे रात से 3 बजे उठा के कहेंगे पवार साहब इस टॉपिक पे बोलना है, तो 8-10 मिनट तो मैं किसी टॉपिक पे बोल जाऊंगा, बिकॉज आज भी मैं 6-7 घंटे रोज पढ़ता हूँ, और 8 अखबार इंडिया टुडे से लेके और सारे करता हूँ, बेस्ट आर्ग्यूमेंट सुनता हूँ, अच्छे स्पीकर्स को मैं फॉलो करता हूँ मेरे लैपटॉप पे और मोबाइल पे। आई लिसन टू कुमार विश्वास, दिव्य कीर्ति, इवन राजवीर सर ऑफ स्प्रिंग बोर्ड, आपके सदगुरु, उनको सुनता हूँ, रजनीश को सुनते हैं, तो बेस्ट स्पीकर्स को सुने। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। नेक्स्ट इज आपका शेड्यूल एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो एट द एज ऑफ 70 आई एम मेंटेनिंग स्ट्रक्चर शेड्यूल। सुबह 1 घंटे योगाभ्यास और प्राणायाम होना है तो होगा, पढ़ सोने से पहले 2.5 घंटे पढ़ना है, नॉट 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 नेट सर्फिंग, फिजिकली पढ़ना है। सो आई फिजिकली रीड इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे,
Economic Times every day, and that's why I'm updated in every aspect. Similarly, you can use all those LLM apps like ChatGPT, Grok, Gemini, DeepSeek, मैं सारे यूज करता हूँ, बट यूज विद डिस्क्रिप्शन. वो आपको नॉलेज दे रहे हैं, एनालिसिस आपको करना, एनालिसिस आपको करना. तो टेक से भी तो हो जाए, बट टेक डिपेंडेंट नहीं हो जाए. तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो अपने को देखना है कि जैसे ये आपके एलएलएम जो आए हैं, चैटबॉट्स, ये इसने आपको काम को आसान तो कर दिया है, बट एट द सेम टाइम एमआईटी की और हार्वर्ड की स्टडीज आ गई हैं कि अगर आपने ज्यादा रिलाई किया चैट जीपीटी और इस तरह के एप्स पे, तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, कॉग्निटिव आपकी जो कैपेबिलिटीज है, वो डायल्यूट हो जाएंगी. आपका दिमाग काम करना बंद ही कर देगा. फेमस साइंटिस्ट लामार्क की थ्योरी है, बायोलॉजिस्ट लामार्क. लामार्क ने कहा था थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. जिस ऑर्गन को आप काम में नहीं लेंगे वो डिसयूज में आ जाएगा. ठीक है, तो आप अगर आपने दिमाग को काम में नहीं लिया तो डिसयूज हो जाएगा, तो फिर आप किसी लायक नहीं रह जाओगे. जैसे हमारे इंसान में अपेंडिक्स होता है, तो अपेंडिक्स क्यों होता था? पहले अपन घास खाते थे तो अपेंडिक्स काम आता था उसको पचाने पे. अब अपन ने घास खाना छोड़ दिया, रोटी खाते हैं, तो अपेंडिक्स बेचारा रिडंडेंट हो गया. दिस इज व्हाट आई मेंट. देन जो एस्पिरेंट्स हैं आरपीएससी यूपीएससी के, उनकी मेरी रिक्वेस्ट है, 5-6 दोस्तों का एक अच्छा ग्रुप बनाओ, लाइक माइंडेड, और आपस में इंटरेक्शन करें, डिस्कशंस करें. जीडी कहते थे जिसको, ग्रुप डिस्कशंस. उससे आपका, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पीयर ग्रुप लर्निंग, आप एक दूसरे से सीखते हैं. प्रसन्नजीत की स्ट्रेंथ अलग है, ललित पवार की स्ट्रेंथ अलग है, श्याम सिंह की अलग है, राम सिंह की अलग है. उन स्ट्रेंथ को अपन एक दूसरे से जो है इंटरेक्शंस. पॉइंट नंबर 7, राइटिंग स्किल्स. मैं आज भी 6-7 पेज रोजाना लिखता हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में. और चूंकि मेरे पिताजी भी टीचर थे, स्वर्गीय श्री जयशंकर जी परमार, मदर भी टीचर थी श्रीमती दमयंती देवी जी, उन दोनों की हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया थी, तो उन्होंने हमको सिखाया. और आज भी मेरी आदत है, अगर मुझे पीपीटी भी बनाना है तो पहले मैं 14 पेज अपने हाथ से लिखूंगा पीपीटी के, उसके बाद में उसको डिजिटाइज कराता हूँ. बिकॉज दिस इज द ऑर्गेनिक वे ऑफ थिंकिंग एंड राइटिंग. सो इफ यू आर नॉट राइटिंग इन ए ऑर्गेनिक वे, आजकल के बच्चों की राइटिंग खत्म हो चुकी है. बुलेट पॉइंट्स नहीं, वो सिर्फ नेट सर्फिंग करते हैं. इसलिए मैं कहता हूँ जब से डिजिटल रिवोल्यूशन आया है, हम वापस अंगूठा छाप हो गए. अंगूठा मीन्स आप स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर अंगूठा छाप हो गए. पहले ऐसे अंगूठा लगाते थे, अब ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो. सो कीप ऑलवेज, सो राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है. इवेंचुअली जब आप यूपीएससी देंगे, आरपीएससी देंगे, यू हैव टू राइट द एग्जाम. तो लिखोगे क्या अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी और ग्रोक और परप्लेक्सिटी कर रहे हो? यू विल बी परप्लेक्स योरसेल्फ. दिस इज पॉइंट नंबर 7. पॉइंट 8, वेरी अटेंटिवली गो थ्रू ऑल द पेजेस. इंडिया टुडे जो लेटेस्ट आज आया है, उसका मैंने एडिटोरियल पढ़ा, और पढ़ के उसको हाईलाइट करके अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से हम उसको एक एक चीज को अपने को उसको लगाना पड़ेगा. ये लेटेस्ट इंडिया टुडे का एडिटोरियल है, इसके एक एक लाइन को पढ़ के मैंने पूरा, आप इसको फोकस कर सकते हैं. और कवर स्टोरी क्या है? वेयर हैव माय जॉब्स गॉन. टीसीएस जैसी कंपनी ने 12,000 बच्चों को निकाल दिया. तो गोन आर द डेज ऑफ हे डेज ऑफ आईटी. अब उसकी एक एक लाइन को मैंने पढ़ा, बिकॉज इकोनॉमिक टाइम्स का भी एक आ रहा है, उसका आई टू मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन टूरिज्म एंड स्किल्स. सो आई हैव टू बी अपडेटेड. सो दिस इज व्हाट आई कॉल, मैं यंगस्टर्स को कहूंगा कि भैया अगर मैं 17 साल की उम्र में अभी भी 8 घंटे 7 घंटे होमवर्क कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो आप भी करें इसको. दैट इज बेटर, पूरा रहेगा उसी तरह से. सिमिलरली पॉइंट नंबर 9, एडिटोरियल्स पढ़े, एनालिसिस करें, नोट्स बनाना सीखें. मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमएससी की है जोधपुर से. मेरी आदत अभी भी नोट्स बनाने की है, तो मैं नोट्स बनाता हूँ. कोई भी पॉइंट होगा फट से मैं लिख लूंगा, 1.1 2 3 4 5 6. ऑनरेबल सीएम्स की वगैरह की जबकि मैं मीटिंग अटेंड करता था, तो मैं हमेशा पेन और पेपर साथ लेके जाता. जो भी सीएम पीएम साहब जिन जिन के साथ भी मैंने काम किया, तो बुलेट्स बना के लिख लीजिए, जिंदगी में कभी भी आप लिखाएंगे. तो ये पॉइंट नंबर 9 था. पॉइंट नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज योगाभ्यास एंड प्राणायाम. ये मैं सारे कैंडिडेट्स को भी कहता हूँ, खान क्लासेस में भी कहता हूँ, उत्कर्ष में कहता हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ, ओटीएस में भी कहता हूँ सबको, कि आपकी डेली दिनचर्या में कम से कम आधा घंटा और मैक्सिमम 5 से 1 घंटा प्राणायाम और योगाभ्यास के लिए होना चाहिए. वो आपकी इनर एनर्जी को, आपके मेंटल हेल्थ को वो सुदृढ़ करेगा, एंग्जाइटी नहीं आने देगा, टेंशन नहीं आने देगा. कितना ही लाइफ में टेंशन हो, अगर आप 3 बार भ्रामरी कर लेंगे या डीप ब्रेथिंग कर लेंगे, तो आपको काफी हद तक ठीक हो जाता है. उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा.
तो ये मेरी यंगस्टर्स को कहना है, क्योंकि अब हम तो सचिन तेंदुलकर हैं, फ्यूचर के आप शुभमन गिल और बुमराह आप हैं। आपको ये पारी संभालनी है हमारे हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना 2047 तक, जैसे ऑनरेबल पीएम कहते हैं। तो ये बन के रहेगा, हम सब करके रहेंगे। और आरपीएससी के माध्यम से जो यंग टैलेंट आएगा, या यूपीएससी के माध्यम से जो यंग टैलेंट हमारी सिविल सर्विसेज में आएगा, चाहे वो आईएएस हो या आरएस हो, अदर सर्विसेज हो, वो ही अक्सर उसको ट्रांसलेट करेंगे जितनी भी हमारी विजनरी पॉलिसीज होगी। तो मैं आई एम ए डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट। मेरा ये मानना है हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है या जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। और कितना ही ट्रम्प आ जाए या कितने ट्रम्प कार्ड आ जाए, हम इंडिया इज ए मास्टर कार्ड। और हमारा जो जो ब्रेन पावर है, हमारा जो सॉफ्ट पावर है, उसका कोई मुकाबला नहीं। एंड वी शैल ओवरकम बाय गॉड्स ग्रेस एंड विद आवर एफर्ट्स ऑफ यंग माइंड्स। बहुत ही खूबसूरत नोट पर सर आपने एंड किया पूरे डिस्कशन को। एक तरीके से पूरा विजन एक तरीके से आपने दे दिया है यूथ को और जो लोग स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने सारी चीज़ों को, सारी क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छे से एड्रेस किया, और एक वे फॉरवर्ड जो है हर हर पर्टिकुलर इशू पे एक पता चला कि उसको कैसे बैलेंस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि इश्यूज और प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, लेकिन उसके बारे में सोल्यूशन माइंडसेट, उसके बारे में कैसे उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। एंड योर अप्रोच शुड बी मेथोडिकल। जैसे आपने सर। मुझे कहा वी हैव टू हैव इंटरेक्शन, तो आपके पॉइंट्स प्रिंट आउट थे सर। और आपका पॉइंट वाइज मैंने खुद अपने पॉइंट्स बना रखे थे सर। कि पॉइंट वन पे क्या कहना, पॉइंट टू पे क्या कहना। सर। दिस इज व्हाट अक्सर मैं कह रहा हूँ, आपने आर्मी में भी कहते हैं, आपके पापा सर। बीएसएफ में डीआई साहब हैं, सर। कि आप शांति काल में पसीना बहाओ सर। तो युद्ध काल में खून कम बहेगा। सर। तो मेरे यंगस्टर्स को भी कहना है, बेटा पसीना बहाओ, सर। और फिर बाद में आपके पसीने में जो है फर्स्ट क्लास महक आएगी, यानी सर। सफलता की महक आएगी। सर। एंड तो ऑल ये द तो आपका बेस्ट, एंड आई एम जैसे एक बात ग्रेटफुल मैं, टू यू फॉर गिविंग सर, दिस चांस टू कम्युनिकेट। एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगा। आई वॉज वेरी अप्रिहेंसिव बिकॉज आप जिस ओहदे से रिटायर हुए हैं, तो उसमें इन इश्यूज के बारे में इतना खुल के बोल पाना, मुझे मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम योर साइड, और आपने हर चीज का प्रॉपर आंसर दिया, सोल्यूशन दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, वंस अगेन। एंड बिकॉज आइडिया वाज दैट पीपल शुड नो सर। there is no iron curtain, after all सर। we are in a democratic transparent सर। system। आरटीआई सर। का जमाना है, सर। जो बात छुपानी चाहिए वो छुपाए, सर। मगर जो शेयर की जा सकती है उनको करनी चाहिए। सर। सो आई बिलीव इन दैट का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। इसलिए तो मैं ऑफिस में भी जब बैठता था, सर। टॉप से टॉप पोस्ट अभी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर भी था, चेयरमैन आरपीसी भी था, कमिश्नर जेडी भी था। डोर ओपन रखो, जो भी आए मिलके अपनी बात कहे पूरा, तभी राइट काम सर। होगा। सो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा सबका भविष्य बड़ा उज्जवल है। एंड आई विश यू ग्रेट करियर इन योर डोमेन। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर ऑल आपका। द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। रिगार्ड सर। God bless.